नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, कुछ चीज़ें मैं बता दूं। आज हमारा एपिसोड नंबर 6 होगा, जिसमें हम लोग कवर कर रहे होंगे फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ध्वनि यानी कि साउंड। अब देखिए, एक चीज़ ये मैं आपको क्लियर कट कर दूं, आज तो मैं आपको वीडियो में ही प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह के सवाल एनटीपीसी में पूछे जाते हैं और ग्रुप डी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस बात को लेकर के जो भी आपके मन में या फिर जहाँ पर भी आपको चीज़ें बताई जा रही है, साइंस का डर बताया जा रहा है, साइंस के डर को, साइंस के न्यूमेरिकल का डर आपके जहन में बैठा दिया गया है। यकीन मानिए, मैं आज एज इट इज़ आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि एनटीपीसी का स्तर, जो साइंस का लेवल जो होगा किस तरह का होगा, और जो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ टॉपिक वाइज उसके पीछे भी कुछ एक मैं अपना लॉजिक रखा हूँ एनटीपीसी, क्योंकि पहले एनटीपीसी का पेपर है। तो पहला हमने वेव फिजिक्स में कंप्लीट किया और उसके बाद अभी साउंड, जो उससे रिलेटेड पूरा टॉपिक होता है। वेव से इतने सवाल पूछे गए थे, आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसको हमने कवर किया। और आज हम लोग जो साउंड में बात कर रहे होंगे, यहाँ से आपके जानते हैं 55 से 60 सवाल आपके कंसेप्ट, जो आपके कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं ना, वहाँ से पूछा गया था। कौन कौन से एग्जाम, मैं ये भी बता दूं, जो पूरा एनालिसिस किया मैंने एनटीपीसी का पेपर, पूरे सेट को मैंने देखा, स्टेज 1 और स्टेज 2 पीटी और मेंस के भी देखे मैंने। उसके सवाल में भी आपको भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा और आप कितने आसानी से बनाएंगे। उसके बाद एएलपी का पेपर और ग्रुप डी का पूरा सेट मैंने खंगाल मार दिया, और पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे। अब ग्रुप डी में ये चीज़ देखा गया था ना, इसमें थ्योरेटिकल के साथ न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए थे, तो उसको मैंने कंसेप्ट में ले लिया है पूरा इस वीडियो में। देखिए, 5 न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा इस टॉपिक में, और 5 की न्यूमेरिकल से ही पूरे के पूरे सवाल पूछे गए थे। डाटा चेंज करके इन्होंने बस केवल पूछा था, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे कर दूंगा। तो देखिए, बड़े चीज़ें आपको, बड़े चैनल या फिर जहाँ पे भी आप जैसे भी चीज़ों को लेकर के डरिएगा मत। मैं आपको बता रहा हूँ, एक लॉजिक वे में तैयारी कीजिए। एनटीपीसी में साइंस का क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्म में आपका रहेगा, 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो 1 लाइनर वाला जो क्वेश्चन होगा ना, बहुत ही गहराई तक की चीज़ें वो पूछेगी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैं ये भी क्लियर कर दूँ, ना तो मैं आपको डरा रहा हूँ, ना तो मैं आपको ईजी बता रहा हूँ। बस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पेपर आप कौन सा दे रहे हो, एनटीपीसी या ग्रुप डी। अभी मैं एक लाइन कर दूं, ग्रुप डी का जो साइंस का पेपर होगा वो बीपीएससी से भी हाई लेवल का पेपर साइंस का होता है भाई, ये मैं सीधा बता देता हूं। अभी मैं सोचा था हिट ही करा दूं, लेकिन हिट इसलिए नहीं कराया क्योंकि हिट में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल टॉपिक होता है और थोड़ा सा लोड भी ज़्यादा होता है, और आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं साउंड ले लिया। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं सोचा इसको ही करा दूँ। क्लासेस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम मैंने ले लिया है 2-3 मिनट जो भी है। तो पहला लाइन यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, जितने भी येलो कलर से मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिया है, वो आपके एग्जाम में पूछे गए। तो पहला जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो पूछा गया था ध्वनि कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। तो याद रखना ये कैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। एपिसोड नंबर 1 में लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने ध्वनि बता दिया था वहाँ पर। एपिसोड नंबर 1 देखिएगा, वहाँ यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। दूसरी बात, वहाँ पे मैंने ये भी बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव और जो आपका था ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव वैसी वेव होती है जिसको क्या होती है, गमन करने के लिए या फिर फ्लो करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। विदाउट मीडियम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ट्रेवल नहीं कर सकती है। लेकिन यही चीज़ मैंने बताया था ट्रांसवर्स वेव में, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग में, कि इसे कोई भी माध्यम की या फिर कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एग्जांपल मैंने आपको जितने भी क्या थे, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग थे, या फिर उसमें एक एग्जांपल ले लो लाइट या फिर प्रकाश की बात कर ले, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कशन किए थे एपिसोड नंबर 1। तो उसे आपको देखना है, एपिसोड 1 से लेकर के 5 तक की पूरी वीडियो। तो यहाँ पे पहला सवाल आपका बन गया कि ध्वनि कैसी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है, इंग्लिश वाले लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। बिना माध्यम के पूछा जाएगा कि साउंड या फिर ध्वनि क्या ट्रेवल कर सकती है बिना माध्यम के, तो याद रखिएगा बिना माध्यम के ये किसी भी माध्यम, बिना माध्यम की ये क्या कर सकती है, ट्रेवल नहीं कर सकती। मतलब इसको क्या होती है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या फिर गैस, कोई भी मीडियम इसको चाहिए ही चाहिए। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ से सवाल जो आपको पूछे जाते हैं, 3 रेंज होते हैं। अब एक तो आपको कहा जाता है इंफ्रासोनिक यानी कि अपश्रव्य तरंग, ऑडिबल रेंज यानी कि श्रव्य सीमा, और पराश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। अभी होता है क्या, इस चीज़ों को समझिएगा। मैंने एक डेफिनेशन आपको बताया था फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये थे कि एक सेकंड में जितना, कोई भी वेव 1 सेकंड में जितना दोलन करती है, जितना कंपन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी का यूनिट मैंने क्या बताया था, हर्ट्ज। अब ये सब एपिसोड नंबर 1 है, तभी आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी। तो 20 हर्ट्ज। तो पहला सवाल आपसे पूछा क्या जाता है, देखिए क्लियर कट याद रखिएगा, जो चीज़ें मैं एकदम क्लियर कट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट एग्जामिनेशन में बता रहा हूँ। पहला सवाल तो क्लियर लॉन्गिट्यूडनल वेव है,
इसे क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि मनुष्य की जो श्रव्य सीमा है या फिर ऑडिबल रेंज है वो कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। इसको समझिएगा, ये होता है क्या, इस चीज़ को रटना नहीं है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता है। तो पहला सवाल तो ये क्लियर कर लीजिए कि मनुष्य की श्रव्य सीमा किसी भी ह्यूमन बींग्स की ऑडिबल रेंज कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 20K लिखा हुआ, 20K यहाँ पे आपको ऑप्शन में इस तरह से भी मिला हो दिखेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। 20,000 हर्ट्ज है, इसका मतलब भी 20,000 हर्ट्ज ही है। अब इसका मतलब क्या होता है मनुष्य की श्रव्य सीमा, मतलब कि क्या होता है कि मनुष्य इतना फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी वेब की, उसको इतना तक सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी की कोई वेब हो या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी की कोई वेब हो, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। एग्जाम्पल हम आपको यह चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से समझिएगा कि फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज का मतलब ये है कि कोई वेब या फिर कोई साउंड क्या, एक वेब है, आपको बोला गया है साउंड, आपको कुछ भी चीज़ें आपको कोई बोल रहा है, तो अगर उस साउंड से जो भी एक पर्सन ने आपको बोला, उस साउंड से जो वो साउंड जो निकली है वो क्या है, एक वेब है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज की मतलब क्या कि 1 सेकेंड में कोई वेब कितना बार दोलन किया, 20 बार। अगर वो जो साउंड आ रहा है अगर 1 सेकेंड में 20 बार दोलन किया है तो वो आपको चीज़ें सुनाई पड़ेगी। और 20 दोलन से कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। मतलब कि कोई भी वेब अगर 1 सेकेंड में 20,000 हर्ट्ज तक अगर दोलन कर कर आपके पास आ रही है, तो वो आप उसको क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। मतलब क्या कर सकते हो, आप सुन सकते हो। अब कोई पर्सन आपको कुछ बोलता है, आपको सुनाई नहीं पड़ता, उसका मतलब क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी की, उसकी वेब की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20 हर्ट्ज से नीचे होगी या फिर 20,000 हर्ट्ज से बहुत ज़्यादा ऊपर होगी। या तो यही दो कंडीशन होती है जब आपको चीज़ें सुनाई नहीं पड़ती। आप बोलते हो क्या बोले, फिर से बोलना। इसका मतलब यही है, आप चीज़ें समझिएगा कि इसका मतलब ये होता है कि वो जो वेब आई है, यानी वो जो साउंड वेव आई है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है। मतलब 20 हर्ट्ज से कम का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में वो जो वेब है क्या है, 20 बार से भी कम दोलन कर रही है, ठीक है। या फिर एक कंडीशन ये हो सकता है कि वो 20,000 से अधिक बार दोलन कर ली है वो वेब, ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि इंफ्रासोनिक का जो वेब होता है उसकी रेंज क्या होती है, तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से नीचे की वेब की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंफ्रासोनिक, यानी कि अपश्रव्य तरंग होती है। क्या होती है, अपश्रव्य तरंग होती है। इसकी रेंज कितनी हो गई, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज किसकी हो गई, ऑडिबल रेंज की। इससे नीचे की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है कि जो वेब होगी वो कौन सी वेब होगी, अपश्रव्य तरंग, यानी कि इंफ्रासोनिक वेब होगी। और 20,000 किलो हर्ट्ज से जितने अधिक की वेब होगी, यानी कि जो तरंग होगी वो कौन सी वेब, हम उसको क्या नाम देंगे, उसे पराश्रव्य तरंग कहेंगे, अल्ट्रासोनिक वेब कहेंगे। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहला सवाल पूछा जाएगा कि मनुष्य की श्रव्य सीमा ऑडिबल रेंज कितनी है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। पूरी क्लास में ही सारी चीज़ें याद करनी है अभी। और ये क्या होता है, यानी कि ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी का रेंज है, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज है। यानी कि कोई भी वेब 1 सेकेंड में 20 से लेकर के 20,000 तक अगर दोलन, कंपन, वाइब्रेट कर रही है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, एक मनुष्य क्या कर सकता है, एक ह्यूमन बींग्स क्या कर सकता है, उसे सुन सकता है। लेकिन वही कोई वेब जो 20 बार से कम, यानी कि कोई फ्रीक्वेंसी है, कोई वेब की जो फ्रीक्वेंसी वो 1 सेकंड में कितना बार, 19 बार दोलन किया है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 19 हर्ट्ज हो गई, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। तो वैसी वेब को क्या कहेंगे, जो 20 हर्ट्ज से कम है, उसे हम क्या नाम देंगे, इंफ्रासोनिक देंगे। तो इंफ्रासोनिक का रेंज भी आपसे पूछा जाएगा इंफ्रासोनिक यानी कि अपश्रव्य तरंग का रेंज है, यानी कि रेंज को आप हिंदी में कुछ भी बोल सकते हो, जो भी हो, तो रेंज है यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज, 20,000 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा या 20 हर्ट्ज से कम। तो 20 हर्ट्ज से कम की वेब की फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं, इंफ्रासोनिक। और पराश्रव्य तरंग क्या हो गया है कि कोई भी वेब की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, उसे हम क्या नाम देते हैं, अल्ट्रासोनिक वेब, यानी कि पराश्रव्य तरंग। मतलब कि इन कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई वेब जो साउंड निकला है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। और वो कैसी वेब होगी, तो अल्ट्रासोनिक वेब होगी। मतलब वो 1 सेकेंड में 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा बार वो क्या कर रही है, कंपन कर रही है। तो अब इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था एनटीपीसी में, ग्रुप डी में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी पूछा गया था। मे बी आई थिंक आप सभी को नहीं पता होगा। अब यहाँ से पूछा गया था, सबसे पहले मैं यहाँ से पहले कंप्लीट कर लूँ कि अल्ट्रासोनिक वेव को पहले की क्या क्या चीज़ें हैं।
ये देख लेते हैं यहाँ से आपके जो सवाल पूछते हैं। और परासरव तरंग की सबसे पहले पूछा जाएगा कि उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो गाल्टन नाम था। याद रखना आपको क्या नाम था, तो गाल्टन नाम था। इसकी परासरव तरंग की जो रेंज है, कितनी रेंज है, तो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं, परासरव तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। अब पूछा जाएगा, एग्जाम्पल दे दिया गया था कि वैसे जीव के नाम या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, इस तरह से देंगे, चमगादड़, डॉल्फिन या फिर डॉग, कैट, एक कोई भी अदर कोई भी जानवर दे देंगे, छिपकली। इसमें से बोल दिया जाएगा कौन जो है परासरव तरंग को नहीं छोड़ता है। तो याद रखना आपको ये सारा नाम, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन पूछा गया था, एक तो डॉल्फिन पूछा गया था, एक पूछा गया था पारपोइसिस। तो मे भी बहुत कम लोगों को ये ऑप्शन पता होगा, ये एग्जाम्पल पारपोइसिस याद रखना है आपको, पोइसेस, ठीक है। पारपोइसेस और डॉल्फिन जो है परासरव तरंग छोड़ती है, डॉग, कैट, मंकी। और अल्ट्रासाउंड के लिए भी हम लोग कौन से वेव, जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हम कौन सी वेव की यूज़ करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव का ही यूज़ करते हैं। और जो भी इंजन वगैरह क्लीनिंग करने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का ही यूज़ करते हैं। क्लियर है इतना। अब यहाँ से आपके कितने अच्छे से सवाल मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं, पूरे कंसेप्ट के साथ भी क्लियर है। ये जो आप लोग रट के बैठे हुए रहते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हमारी श्रव्य सीमा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वेब की फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सुन सक रहे हैं। मतलब वो वेब क्या कर रही है, कंपन कर रही है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे, जाएंगे एग्जामिनेशन में, और पूछे भी गए थे। प्रॉपर्टी से, साउंड के कुछ प्रॉपर्टी है जहाँ से आपके सवाल पूछे गए हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग लेंगे प्रतिध्वनि यानी कि इको। इको क्या होता है, पहले से चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। एक ही ध्वनि को जब हम लोग एक से ज़्यादा बार सुनते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, जैसे कि हमने कह दिया हेलो, तो आपको सुनाई देता है हेलो 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 हेलो, यानी ये हो गया इको। एक ही चीज़, ठीक है, एक ही ध्वनि आपको एक से ज़्यादा बार जब सुनाई पड़ती है तो वो उसे हम क्या नाम देते हैं, इको, यानी कि प्रतिध्वनि नाम दे देते हैं। तो ये होता कैसे, इस चीज़ को समझेंगे। और यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपका पूछा गया था एनटीपीसी में भी, बहुत है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल था, इसलिए यहाँ से एक लाइन का न्यूमेरिकल बनता है, ये पूछा गया था। और ग्रुप डी में भी पूछा गया। तो इसका न्यूमेरिकल एट द एंड, जब लास्ट वीडियो चलेगा वहाँ पे मैं पूरा प्रीवियस ईयर जितने आए हुए न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल उसके, लेकिन अभी हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। तो एक ही ध्वनि को एक बार से ज़्यादा बार जब सुनाई देती है कोई एक ध्वनि, तो हम उसे क्या नाम दिए हैं, प्रतिध्वनि। अब ये होता कैसे है, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, हमने क्या किया, यहाँ से कुछ बोला, ठीक है, हमने यहाँ से कुछ बोला है, कुछ माइक से हमने यहाँ से कुछ बोला है, तो यहाँ से ये ध्वनि ट्रैवल क्या है। अब ये ध्वनि कैसे, वेव के फॉर्म में ट्रैवल क्या है, यहाँ पे कोई एक दीवार बनी हुई है, ठीक है, दीवार यहाँ से टकराई, और उसके बाद ये वही वेव क्या हुई, आपके कान पे, आपको कान के पास क्या हुआ, सुनाई पड़ी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से गई और यहाँ से टकराकर वही आवाज़ फिर से गई, फिर वही आवाज़, यानी कि आपने यहाँ से बोला हेलो, तो ये यहाँ से गया, एक दीवार से टकराकर आपके कान पे आया, फिर से वही गया, फिर से दीवार से टकराकर वही आवाज़ आई। यानी कि हेलो ही आपको एक से अधिक बार, आपने बोला एक बार लेकिन एक से अधिक बार आपको सुनाई दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, इको। अब ये होता कैसे उसे समझेंगे हम लोग। यानी कि इसका डेफिनेशन तो क्लियर है कि एक ही ध्वनि को एक से ज़्यादा बार जब हम लोग सुनते हैं या फिर सुनाई देता है किसी अवरोधक, यानी कि कोई ऑब्स्टेकल से टकरा करके वही आवाज़ जब हमें सुनाई पड़ती है, तो उसे हमें क्या नाम देते हैं, इको नाम देते हैं। अब इसका एक कंडीशन है कि कोई भी चीज़ जब यहाँ से टकरा कर, मैंने कहा कि ये दीवार से टकरा कर आ रही है, तो आपने यहाँ से जो बोला है या फिर आपका जो यहाँ पे कान है, ये सोर्स से लेकर के ये जो अवरोधक है जहाँ से टकरा कर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये भी एक ये है, फिक्स है। उतने डिस्टेंस में अगर कोई अवरोधक है तभी आपको वहाँ से इको सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं सुनाई देगा, ठीक। तो हमारे कान में जो होता है ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक होता है, 1/10 सेकेंड तक होता है। ये पूछा हुआ सवाल है, पूछा गया था सवाल, और ऑप्शन में 0.1 सेकेंड दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इस चीज़ को समझिएगा, हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक। मतलब कि 1 सेकेंड का 10वां भाग, 1 सेकेंड का 10वां भाग, मतलब क्या है कि 1 सेकेंड के 10वां भाग का मतलब समझिएगा, जैसे कि आपको कोई पर्सन आपको एक मोबाइल नंबर बताता है, बोलता था कि 79029, मतलब आपने 4 डिजिट तो आप उसको कैच कर लिया, लेकिन उसके बाद वाला डिजिट आपने कैच नहीं कर पाया, फिर आप उसको क्या बोले, फिर से बोलना। इसका मतलब हुआ क्या कि 1 सेकेंड का 10वां भाग तक का ही प्रभाव रहता है आपके कान में। मतलब कि जो चीज़ उन्होंने
जो ये अदर पर्सन ने आपको ये नंबर बताया था उसका 4 डिजिट जो था 1 सेकंड के 10वें भाग तक, वो 4 डिजिट आपके कान तक आकर के रुका, यानी कि उसका कान को एब्जॉर्ब, आपका कान एब्जॉर्ब कर सका, इसलिए आप उस 4 डिजिट तक को ही क्या कर पाए, सुन पाए या फिर उसको लिख पाए। फिर आप उसको क्या है कि क्या बोलें, आप उसके बाद वाला डिजिट मुझे बताइएगा। तो उसी प्रकार फिर से वो जब बोलता है तो आप उसके 5 डिजिट 1 सेकंड के 10वां भाग तक वो उसके 5 डिजिट जो है आपके कान तक आ जाते हैं, तो वो 5 डिजिट आप उसको फिर सुन पाते हो। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक रहता है, 1/10 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा तक ही हमारे कान पर उस साउंड का क्या होता है, प्रभाव रहता है, कोई भी चीज़। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ हूँ और इन्होंने अपना एक मोबाइल नंबर मैंने को बताया, इन्होंने कोई भी नंबर बताया होगा, ठीक है, इस तरह से कोई भी होगा नंबर 123457908445, तो इन्होंने बोला 790845 तो मैंने क्या किया, अपने मोबाइल में 7940 यहाँ तक लिख लिया। फिर मैंने बोला, क्या बोला आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि इतने, यानी कि इतना हमें सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि हमारा कान क्या था, 1/10वां सेकेंड तक इसका प्रभाव रहता, मतलब कि 1 सेकेंड के 10वां हिस्सा तक मेरा कान क्या किया, इतने ही नंबर को क्या कर पाया, उसको कैच कर पाया या फिर पकड़ पाया, इसलिए मैंने इसको इतना लिखा। फिर से मैंने उसको बोला कि क्या बोला आप, इसके बाद वाला नंबर बताइएगा। तो फिर से वो जब बताएंगे तो जितना मेरे कान 1 सेकंड का 10वां भाग तक कैप्चर कर पाएगा, उसको फिर से मैं उतना लिख पाऊंगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। अब एक आपको और डाटा याद करना पड़ेगा, ये आपको पूछा गया था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर कितना होता है, यानी कि हवा में ध्वनि की चाल, ध्वनि का वेग कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में, देखिए जूम कर दूं, इसका हवा में ध्वनि का चाल कितना है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड है। और हमारा कान कितना, हमारे कान में जो साउंड का इफेक्ट होता है कितने देर तक, 1/10 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा तक। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को समझिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ कंसेप्ट क्लियर करिए। 1 सेकेंड में इसका मतलब ये है कि साउंड जो होता है 332 मीटर कवर कर लेता है, यानी एक से आपने एक बोला, साउंड ने 332 मीटर कवर कर लिया। 332 कवर कर लिया मतलब अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 मीटर, यानी कि 1000 अप्रॉक्स किलोमीटर, यानी कि 3 सेकेंड होते ही साउंड क्या होता है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता। सोच सकते हो आप कितना स्पीड है साउंड की, 1 सेकेंड में 332 मीटर कवर करती है, और 3 सेकेंड में 1 किलोमीटर कवर कर लेती है। मतलब आपने क्या किया, 1 2 3 3 डिजिट बोला कि साउंड ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, तो सोच सकते हो साउंड कितना स्पीड से चलता है, क्योंकि मैं जब मैक नंबर अभी समझाऊंगा और अच्छे से क्लियर होगी ये चीज़ें। तो याद रखिएगा, 3 सेकेंड बोलते ही, यानी कि आपको 3 डिजिट काउंट करते ही 1 2 3 साउंड ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो हमारा कान कितना, अब इस चीज़ को देखते हैं, हमारा कान जो होता है एक ह्यूमन बींग का 1 सेकेंड का कितना 10वां हिस्सा तक ही कोई भी चीज़ों का प्रभाव रहता है, यानी कि 1/10 सेकेंड अगर हम इसका निकालते हैं 332 का अगर हम लोग 1/10 निकालेंगे, ठीक है, 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 33.2। तो हम लोग इसको अप्रॉक्स 33 मीटर ले लेते हैं, 33 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, 33 मीटर लिए हैं, यानी कि 33 मीटर। अब ये क्या है, इस चीज़ को समझिएगा, 33 मीटर को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार समझिएगा। देखिए प्रतिध्वनि को हम लोग को समझना, तो प्रतिध्वनि होता क्या है, यहाँ सोर्स था आपका, ठीक है, सोर्स था और यहाँ पे कोई दीवार है। अब ये दीवार से क्या हुआ, ये साउंड टकराया और यहाँ से फिर से टकरा करके जब ये वापस सोर्स कोई पर्सन के कान के पास आया तो उसे क्या हुआ, सुनाई पड़ा। तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है कि ये डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस कितना है, जाने का और आने का कितना होगा। तो हमें जब 1/10 सेकेंड जब हमने निकाला, हमारे जो कान में प्रभाव रहता है, कोई भी साउंड का इफेक्ट रहता है, यानी कि 1/10 सेकेंड यानी कितना आया, 33 मीटर। 33 मीटर, यानी इसको चीज़ों को समझिएगा कि अगर 33 मीटर तक अगर कोई भी चीज़ अगर टकरा करके वापस आ रही है तो हमें इको सुनाई नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि यहाँ आप फिगर को देखिए अच्छे से, देखिए यहाँ पे कोई सोर्स है या फिर कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है जिसने माइक से कुछ भी चीज़ें बोला होगा, यानी कि इसने हेलो बोला है, ठीक है, मान के चल लेते हैं। अब 33 मीटर को हमने हाफ कर दिया तो इसका डिस्टेंस हाफ करने पे कितना आया, 16.5 मीटर, ठीक है, 16.5 मीटर। तो 16.5 मीटर आया, यानी कि यहाँ से साउंड गया, यहाँ पर एक दीवार था, यानी एक अवरोधक था, एक ऑब्स्टेकल था, यहाँ से टकरा करके वापस आया, ठीक है, साउंड यहाँ से जब वापस आया तो यानी कि कितना डिस्टेंस है, 16.5, यानी कि 1/10 सेकेंड का कितना था, 33 मीटर। यहाँ से गया 16.5 मीटर पर अगर कोई दीवार है तो हमें कोई भी
अवरोधक कोई भी इको सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा कान 1/10 सेकेंड तक हमारा क्या करता है, कान उसको क्या करता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यही अगर हमने क्या किया 16.5 को अब क्या करते हैं ना, आपको बहुत सारी किताब में 17 मीटर भी मिलेगा, ठीक है। तो 16.5 को अप्रोक्स 17 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको परेशान नहीं होना होगा। ऑप्शन में आपको 17 ही मिलेगा जनरली, ठीक है। तो याद रखिएगा 16.5 या 17 दोनों एक चीज़ है। मतलब कि अगर 17 मीटर के बाद अगर कोई यहाँ पर दीवार है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई दीवार है 17 मीटर के बाद, तो वहाँ से जब वो साउंड, देखिए एक साउंड तो आपका यहाँ पर, देखिए चीज़ों को समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक दीवार था आपका 16.5 में, यानी कि 17 इसको भी ले सकते हैं अप्रॉक्स, 17 मीटर में आपका एक दीवार था। तो यहाँ से आपने बोला हेलो, और यहाँ से फिर से वापस आपको एक आवाज़ सुनाई पड़ी हेलो। तो ये अवरोधक नहीं हुआ। अवरोधक का मतलब क्या हुआ, एक साउंड आपको एक से अधिक बार सुनाई पड़ती है। तो अब देखिएगा क्या हुआ, आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुआँ का, ठीक है। कुआँ का एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से आपने क्या किया, हेलो आवाज़ दी है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है आवाज़ साउंड आई, यहाँ पे ये हम मान ले रहे ये डिस्टेंस कितना था, 17 मीटर का डिस्टेंस था। तो यहाँ से अवरोधक यहाँ से टकरा करके आपके कान पर का पास के गई, तो एक बार आपको सुनाई दिया हेलो। लेकिन फिर से यही आवाज़, यही जो आपने हेलो, वही आवाज़ जो आपने हेलो बोला था, यहाँ से भी टकराई, यहाँ से भी टकराई, यहाँ से भी टकराई, यहाँ से भी टकराई, यहाँ से भी टकराई। तो अब इसका डिस्टेंस आप देखिए, ये था 17 मीटर, तो एक बार यहाँ से टकरा करके हेलो गया, एक बार जो आपको सुनाई पड़ा था। लेकिन फिर से यहाँ से एक बार जब टकरा करके जा रही, जो 17 मीटर के बाद है, तो क्या हो रहा है कि 1/10 सेकेंड में ये वाला तो सुनाई पड़ गया। अब ये जब सुनाई पड़ रहा है, बाद वाला 1/10 सेकेंड में जा रहा है। जो मैंने एक नंबर डिजिट का 4 डिजिट लिख लिया था, फिर दूसरे बार मैंने बोला क्या बोला, तो वो फिर से नंबर बोले। तो 17 मीटर के बाद यहाँ से जब वो टकरा कर गया, तो फिर से उसको सुनाई पड़ा क्या, हेलो। जब यहाँ से फिर से टकरा के गया, तो फिर से उसको क्या पड़ा, सुनाई हेलो। फिर यहाँ से जब टकरा कर गया, तो फिर से उसे क्या पड़ा, सुनाई हेलो। तो इस प्रकार उसको एक ही साउंड, जो उसने एक बार हेलो कहा, तो उसको क्या हुआ, 4 से 5 बार हेलो, यानी इको। इसी को हमने कहा कि 4 से 5 बार एक ही साउंड जब उसको सुनाई पड़ी, तो हम इसे क्या नाम दे दिए, इको का नाम दे दिए। मतलब कि एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स और अवरोधक, यानी कि एक वाल के बीच कितना होना चाहिए, 16.5 मीटर, या फिर अप्रॉक्स इसे में कितना ले सकते हैं, 17 मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। क्यूए के एग्जांपल्स आपको आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आपको घर में आप बोलते होंगे कि हमें घर में इको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता, तो मतलब 17 मीटर का मतलब आप समझ रहे हो, 17 मीटर में अगर हम फिट, क्योंकि हमारे जो रूम का साइज़ कितना होता होगा, 12x13, 12x15 फीट यही होता है, ठीक है। 12 फीट का होता है या 13 फीट ज़्यादा होता है। यानी 17 मीटर को अगर हम लोग फीट में कन्वर्ट करेंगे, तो 17 या 51 फीट होता है। यानी क्या आपका रूम 51 फीट का होता है, बनता है, नहीं होता, इतना चौड़ा तो होता ही नहीं है। हाँ, अगर जब बड़े हॉल में जब जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो होता है 51, जो बहुत बड़े साइज़ के, जब बहुत ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा लंबा होता है, तो वहाँ पे जब आप हेलो बोलिएगा, तो आपकी आवाज़ गूंजेगी। तो उसका कंसेप्ट यही है कि 1/10वां सेकेंड में आपने जो हेलो बोला, 17 मीटर में अवरोधक से वो टकरा करके एक बार आया, तो आपको एक बार हेलो सुनाई पड़ा। लेकिन फिर वही क्या हुआ, वही आपने जो हेलो बोला, वही जो है 17 मीटर से बाद में जो एक अवरोधक था, जो बगल वाला दीवार था, उससे टकरा करके बाद में आया, क्योंकि उसे 1 सेकेंड का 10वां भाग से ज़्यादा समय लग गया ना, तो वो दूसरे बार आया वो हेलो बन करके, तो वो आपको इको सुनाई पड़ा। वो चीज़ आपको क्लियर है मेरा भाई? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ। तो यहाँ पे सवाल आपका पूछा जाएगा, सवाल के ऊपर आते हैं। ये तो मैंने समझाने की कोशिश की कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इको सुनने के लिए सोर्स और परावर्तक सतह, या कोई दीवार हो सकती है, कोई ऑब्स्टेकल हो सकती है, कोई पुल हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, कहीं से भी चीज़ें टकरा कर आ रही है, तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए, या 16.5 मीटर, कुछ भी ऑप्शन मिले तो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब सवाल यहाँ से पूछा जाता तीव्रता पे, साउंड की इंटेंसिटी से। तो इंटेंसिटी क्या होती है, देखिए जब आप तेज बोल रहे होते या फिर धीरे बोल रहे होते, यही जो होती है आपको कैसे पता है, तीव्रता से पता चलती है, तीव्रता से पता चलती है। जैसे मैंने बोला हेलो, धीरे बोला ना मैंने, तो धीरे या तेज ये कैसे डिसाइड होती है, तो साउंड की तीव्रता से पता चलती है। तो तीव्रता का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा जाएगा डेसिबल, या आपसे पूछ लिया जाएगा साउंड का तेज हो बोलना या फिर ध्वनि का धीरे बोलना या ध्वनि का तेज बोलना, किस पे निर्भर करती है, तो तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। अब पूछा जाएगा कि तीव्रता यानी आयाम, ये जो तीव्रता जो होती है किस पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जामिनेशन के लिए पूछा हुआ सवाल भी है ये आपका। देखिए मैं चीज़ें और भी अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे, देखिए आपको मैंने बताया था एपिसोड नंबर 1 तो देखना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैंने ये बताया क्या था, ये
मैक्सिमम डिस्टेंस जो था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था जो वेव का, ये था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो आप देख रहे होंगे ये क्या था, एम्पलीट्यूड। तो आपने जो बोला ये जो मैक्सिमम जो वेव जो गया मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर किया, यही इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, यही इसका क्या था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था। तो आपको मैंने क्या यहाँ पे अभी आपको क्या देखा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि साउंड की जो तीव्रता होगी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि आपकी आवाज़ जो निकलेगी काफ़ी तेज, बहुत ही जोर से आ रही होगी। लेकिन यही एम्पलीट्यूड यहाँ पर आए तो ये काफ़ी कम है, तो आपकी आवाज़ काफ़ी कम सुनाई पड़ेगी। तो यहीं पे वही चीज़ लिखा हुआ, तीव्रता जो होती है किस पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। तो साउंड की तीव्रता, साउंड क्या है, एक वेव तरंग है, तरंग किसके ऊपर, साउंड की तीव्रता किसके ऊपर निर्भर करती है, तो एम्पलीट्यूड के ऊपर निर्भर करती है, आयाम के ऊपर निर्भर करती है। याद रखिए, पूछा गया सवाल है, फिर से पूछेगा, तीव्रता किसके ऊपर निर्भर करती है, तो एम्पलीट्यूड के ऊपर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, समझिएगा, बस इस फिगर को एक बार याद कर लीजिएगा ना, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ये हो गया एक वेव को मैं ये ऐसे बना दूँ, ठीक है। तो देखिए इसका एम्पलीट्यूड ये है, एक वेव ये आपका W1 वेव माने नाम दे दिया, इसका W2। तो किसकी ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, तो आप देख रहे होगे इसकी एम्पलीट्यूड A है और इसकी एम्पलीट्यूड B मान ले, तो सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड किसका, इसका है W1 का, तो इसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि आयाम के ऊपर निर्भर करती है क्या, आपकी तीव्रता, साउंड की तीव्रता। एक और अच्छा सवाल, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, यानी कि ध्वनि यानी कि साउंड की इंटेंसिटी मेज़र करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो ऑडियोमीटर है, ऑडियोमीटर है मेरे भाई। पूछा गया सवाल है ये आपका एनटीपीसी का, यहाँ मैंने लिख नहीं पाया, बस मिस्टेक हो गया। अब देखिए किस तरह से सवाल पूछ लिए एनटीपीसी, मैंने कहा ना वन लाइनर फॉर्म से ज़्यादा एनटीपीसी फोकस करेगा आपका जीके जीएस के सेक्शन में। तो ये क्लियर है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पिच के ऊपर में। अब आप सुनते होंगे कोई लड़के का आवाज़ ही बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जैसे कि मेरे आवाज़ आपको देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा मोटा आ रहा होगा, लेकिन किसी लड़के का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पतला आता है, काफ़ी ज़्यादा मधुर, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगता होगा सुनने में। तो ये किस कारण होता है, ये पिच के कारण ही होता है। तो इस तरह से अगर आपको स्टेटमेंट पे दे दिया जाता तो किसके कारण होता, तो पिच के कारण। और जब आप ज़्यादा तेज बोल रहे हो, आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, तो क्या किसके कारण, तीव्रता के कारण। तीव्रता को क्याची पे में तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है, डेसिबल होता है। तीव्रता को हम तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर करती है। किससे मेजर करेंगे तीव्रता को, साउंड की तीव्रता को, तो ऑडियोमीटर से। 4 क्वेश्चन यहाँ से, एक डेसिबल, एक एम्पलीट्यूड, किससे मेजर करेंगे, ऑडियोमीटर। और तेज या कम बोलना किस पर निर्भर करती है, तीव्रता पर साउंड की, ठीक। अब पिच जो होती है किस पर निर्भर करती है, जो पिच आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कोई एक लड़की है, उसकी कोई लड़की की, ऐसा सवाल देखिए, इसको पहले समझ लेते हैं, कैसे सवाल पूछा जाएगा बाद में सब। ध्वनि की पिच जो होती है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, मतलब क्या हो रहा, फ्रीक्वेंसी जितनी कम यानी कि पिच उतना ही कम होगा, उसकी आवाज़ उतना ही मोटा होगा, उसका आवाज़ उतना ही मोटा होगा, उसका आवाज़ उतना ही मोटा होगा, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। और फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी, पिच उतना अधिक होगी, और उसकी आवाज़ कितनी, उसकी आवाज़ कैसी होगी, उसकी आवाज़ पतली होगी, उसकी आवाज़ क्या होगी, पतली होगी। तो पूछा जाएगा लड़की का पिच, यानी कि कंपैरिजन कर देगा, लड़की का पिच लड़के से क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, तो लड़की का पिच क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि उसकी उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है, काफ़ी आवाज़ पतली आती है। आप रेलवे स्टेशन में देखते होंगे, बोला जाता है, जब भी अनाउंस किया जाता है कि कोई भी ट्रेन इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो आप हमेशा देखते होंगे जनरली लड़कियों की ही आवाज़ वहाँ पे की जाती है, क्योंकि उनकी पिच बहुत अधिक होती है। और उनके पिच अधिक होने का मतलब क्या, कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझ लो कि 1 सेकेंड में उनकी वेव जो हो रही होगी बहुत बार कंपन कर रही होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर कर रही है, यानी कि, ठीक है। और यही आप जब प्लेटफॉर्म में आप कोई लड़के जब आपको बोल देते हैं इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है ट्रेन, आपको पता ही नहीं चलता है क्या बोला भाई, तो फिर धक्का मुक्की इधर उधर चलने लगता है, क्योंकि उनका पिच जो हो गया, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, और उसकी आवाज़ क्या हो गई, मोटी हो गई है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि पिच ये अगर कम होगा तो आवाज़ कैसी होगी, मोटी होगी, यानी कि मेल के ले सकते हैं आवाज़ मोटी होने का कारण क्या, पिच कम होगा। पिच अगर अधिक है तो आपकी आवाज़ क्या हो रही होगी, पतली होगी। आपने फ़ोन में भी कई बार बात करते हो, अगर आप उसको पिच को आपको जो चेंज करने का एक सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, यही चेंज होता है, पिच को ही चेंज कर दिया जाता है। पिच को क्या कर दिया जाता है, बहुत ही हाई कर दिया जाता है, हाई कर दिया जाता है, तो आपकी आवाज़ भी क्या हो जाती है, लड़कियों जैसी हो जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे इंटरफेरेंस। अब देखिए इसको थोड़ा समझना भी कठिन है, मुझे भी बहुत दिन बाद से ये चीज़ें ये समझ में आई थी। अब ये चीज़ें आपको पूछा यहाँ पे कैसे जाता है, 2-4 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। एक तो ये एग्जाम्पल पूछा जाएगा, और इसका एक कंडीशन पूछा जाता है कि इंटरफेरेंस का कारण क्या होता है, कंडीशन मुझे बताइए।
इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। ये कब होगा इंटरफेरेंस को समझिएगा, ये कब होगा, इसके लिए होने का क्या हो रीज़न, इसका कंडीशन क्या है कि जो दो, इसके लिए दो वेव होना चाहिए। पहला दो वेव, ठीक है, एक वेव ये होगा, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा समझाने का। ये दो वेव हो गया W1 और W2। W1 और W2 ये वेव यानी कि ये साउंड वेव है भाई, ठीक है। अब हम लोग साउंड पढ़े तो साउंड वेव ही ना, अब लाइट भी आप पढ़ोगे तो इंटरफेरेंस वाला कंसेप्ट, तो यहीं पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो हम अभी साउंड पढ़े तो साउंड को लिए हैं, यहाँ से कोई एक वेव निकला W1 साउंड वेव निकला है, ठीक है, साउंड की वेव निकला। अब ये दोनों वेव जो ना, इस दोनों का सोर्स एक ही है, एक ही माइक से जो है, मैं मान ले रहा हूँ कि कोई भी माइक है या फिर कोई भी आप कोई सोर्स अपने मुंह से भी बोल रहा होगा, एक सोर्स से ही ये W1 और W2 निकला होना चाहिए, तब जाकर इंटरफेरेंस का कंडीशन पूछा जाएगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों वेव का सोर्स क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, एफ होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि ए, इसका भी ए होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, इसका भी एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तीसरा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम सेम होना चाहिए। पहला क्या हो गया, सोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहला कंडीशन से सवाल बन जाएंगे इस तरह से कि इंटरफेरेंस का कंडीशन बताइए, इंटरफेरेंस के लिए क्या जरूरी है, इस तरह से पूछा जाएगा कि दोनों जो वेब का जहाँ से जो सोर्स क्या है, एक होना चाहिए या फिर एक से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर पूछ लिएगा इस तरह से कि दोनों वेब की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए, या फिर दोनों फ्रीक्वेंसी की एम्पलीट्यूड क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए या फिर असमान होनी चाहिए। तो आपको क्लियर है कि सोर्स भी सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए और एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल से क्या क्वेश्चन बनते हैं, इस एग्जाम्पल से आपने कभी पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि रेडियो में जब आप सुनते हो तो कभी कभी क्या होता है कि आप जहां रहते हैं वहां का रेडियो स्टेशन नहीं पकड़ के आपके दूर वाले रेडियो स्टेशन काफ़ी अच्छे से पकड़ने लगते हैं। तो ये किस कारण से होता है, तो इंटरफेरेंस के कारण होता है। अब एक साइलेंस जोन आपसे पूछा जाएगा, शांत क्षेत्र, समुद्र में एक शांत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, जो वहाँ पे वो बहुत डेंजरस इलाका होता है, उसे हम लोग बोलते हैं साइलेंस जोन। इसको समझेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो ये किस कारण होता है, तो ये भी इंटरफेरेंस के कारण होता है। मैं अकॉर्डिंग टू अभी एग्जामिनेशन का मैं अभी आपको बता दूं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट में भी आ जाएंगे, चीज़ें और समझ। केरोसिन तेल का जब केरोसिन तेल में जब पानी मिला देते तो आपको बहुत ज़्यादा चमकदार मिल जाता है, किस कारण, तो इंटरफेरेंस के कारण। ये तीसरा सवाल आपका एग्जाम्पल से। आपको सोप हो गया, बबल जो आपको दिखाई देते, सोप का जो बबल वो भी कलरफुल दिखाई देता है, किस कारण, तो इंटरफेरेंस के कारण। भाई मेरे 5-6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके करा दिए। पहला तो कंडीशन के ऊपर, कंडीशन मैंने 3 बताए, सोर्स सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ मैंने जो बता दिए, एक तो रेडियो स्टेशन वाला कि आपको निकट वाला ना पकड़ के दूर वाला पकड़ लेता, किस कारण, इंटरफेरेंस के कारण। समुद्र साइलेंस जोन बनता है आपका समुद्र में, किस कारण, तो इंटरफेरेंस के कारण। तीसरा एग्जाम्पल मैंने बताया कि केरोसिन तेल चमकदार दिखाई दे पड़ता है आपको जब उसमें पानी डाल देते हो, तो इंटरफेरेंस के कारण। चौथा जो सोप बबल होता है वो भी चमकदार इसी कारण दिखाई पड़ता है। देखिए होता क्या है कि ये जब दो वेव हमने जब देखा, ठीक है, ये जो दो वेव आ रही थी, ठीक है, इसकी एम्पलीट्यूड हमने मान ली कोई होगी, एम्पलीट्यूड मैं मान ले रहा हूँ 2, और इसका भी एम्पलीट्यूड मैं मान ले रहा हूँ 2 मीटर, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने मान लिया 4 हर्ट्ज, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी मैंने मान लिया 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज मतलब समझ लो कि 1 सेकंड में ये वेव क्या कर रहा है, 4 बार दोलन कर रहा है, ठीक है। और ये इसकी एम्पलीट्यूड मतलब समझ रहे हो, इस प्रकार से एम्पलीट्यूड है 4 बार, 1 2 3 और एक बार मान ले रहे हैं 4, और ये फ्रीक्वेंसी 2। ये पूरा क्लियर हो रहा है कि नहीं, देखिए एपिसोड नंबर 1 अगर आपने देखा होगा तो ये चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ से जब आपको देखा, अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मेरे भाई, श्रिंग और गर्त, यानी कि ट्रफ होता है ये क्या होता है, क्रस्ट। अब देखिए क्या होता है, एक जब आपको ये कारण ये किस कारण से होता है, रेडियो स्टेशन ठीक से आपको सुनाई नहीं देता निकट वाला, क्या होता है ना, इंटरफेरेंस। जब ये क्या होता है, जब ये दो वेब जब ये दो वेब आ रही थी, जब ये दोनों वेब सुपर इम्पोज कर देते हैं, जब ये दोनों वेब क्या होते हैं, ये दोनों वेब को सुपर इम्पोज कर देते हैं, तो वेब की जो होती है ना, यानी कि साउंड की जो तीव्रता क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। साउंड की तीव्रता क्या हो जाती है, सुपर इम्पोज हो जाना। मतलब क्या होता है, सुपर इम्पोज का मतलब भी समझिए, ठीक है। ये एक वेब हो गया, और दूसरा वेब ये W1 वेब है, और सुपर इम्पोज करिए, यानी कि सुपर इम्पोज करिए मानी ये वाला, जैसे कि ये देखिए, ये क्या था, इसका वेब 1 का ये क्या था, ट्रफ था, ये वेब 1 का ट्रफ था, दोनों अपोजिट में चला जाए। और क्रस्ट ये देखिए दोनों, एक मिनट अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ मैं आपको भी। इसमें होता क्या है कि जो दो वेब है, ये दो वेब है, इस तरह से ये दो वेब जब सुपर इम्पोज कर गई, ये वेब 1 है और ये वेब 2 थी, इसमें इसका आप क्या देख रहे हो, ट्रफ, ये क्या हो गया इसका क्रस्ट, ये क्या हो गया इसका ट्रफ, ये क्या हो गया क्रस्ट, यानी कि श्रिंग गर्त। एपिसोड नंबर 1 याद करिए,
ये इसका वेब आया, ये क्रस्ट हो गया, ये हो गया ट्रफ। तो आप देख रहे होंगे इसका ट्रफ आप क्या देख रहे होंगे, सुपर इम्पोज कर जा रहा है, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं आ पा रहा। तो इसके कारण क्या होती है ना, साउंड की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण क्या होता है कि जो आपका निकट का जो रेडियो स्टेशन, जो तेज हवा कभी चल जाए तो इसके कारण क्या होता है, ये सुपर इम्पोज वेब हो जाने के कारण आपको दूर वाला रेडियो स्टेशन आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर सुनाई पड़ता है, ये कारण होता है। और समुद्र में भी यही कारण होता है, क्या कि यहाँ पे आप मान ले रही है पूरा समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो इलाका है ना थोड़ा डेंजरस है। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी विमान आता, कोई भी शिप आएगा तो डूब जाएगा, यहाँ पे खतरा है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बैठा दिया जाता है जिससे क्या होता है, यहाँ से एक साउंड निकलता है। अब यहाँ से जो साउंड निकलता है, यहाँ पे कोई शिप आ रहा है, इधर से कोई शिप आ रहा है, तो ये जब कोई एक यानी कि वेब यहाँ से छोड़ता है तो यहाँ से भी क्या होता है, एक वेब साउंड निकलते रहता है। तो इससे क्या होता है, जब ये टकरा करके जब इसके पास वापस चल जाता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ का क्या है, डेंजरस जोन है। लेकिन क्या होता है, ये साइलेंट जोन बन जाने के कारण क्या होता है, यहाँ के शिप को पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर कोई डेंजरस प्लेस है। ऐसा क्यों होता है, साइलेंस जोन बनने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट था, यहाँ से जो साउंड निकल रही थी और यहाँ पे भी साउंड निकल रही थी, ये दोनों क्या हो गई, सुपर इम्पोज ट्रफ अभी जो मैंने फिगर बनाया था, यानी कि विन्यासी व्यतिकरण हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसकी तीव्रता काफ़ी कम हो जाती है और शिप यहाँ पे आया और इसको पता भी नहीं चला कि यहाँ पे डेंजरस है यहाँ पे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ने तो साउंड निकाला लेकिन विन्यासी व्यतिकरण हो जाने के कारण ये क्या करता है, इधर घुस जाएगा और यहाँ पर फिर कोई भी खतरा हो सकता है, यानी कि साइलेंस जोन बन गया, ठीक है, ये साइलेंस जोन बन जाता है, शांत क्षेत्र बन जाता, चीज़ें क्लियर हो जाती है। और इसी प्रकार जब आपकी तीव्रता अधिक तेज हो जाती है, यानी कि आप केरोसिन तेल में जब आप पानी डाल दे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चमकदार दिखाई नहीं पड़ जाता। तो उसका कारण क्या होता है, ये वेब नंबर 1 जो था आपका, ये सीधा वेब नंबर 2, ये जो वेब नंबर 2 आप देख सकते हैं, ट्रफ दोनों एक साथ, क्रस्ट दोनों एक साथ मिल रहा होता है यहाँ पे। तो इस कारण ये यहाँ पे ये जो आपका जो होता है, ये इंटरफेरेंस जो यहाँ पे जो बनी है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम इसे कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके कारण क्या होता है, इसकी तीव्रता जो होती है ना, वेब की तीव्रता क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपका एक रीज़न हो गया, ठीक। अब पढ़ेंगे हम लोग इंटरफेरेंस के बारे, रिजोनेंस के बारे, अनुनाद के बारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये आपको तो क्लियर हो गया ना भाई, क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, कंसेप्ट क्या है, ये मैंने कोशिश किया बहुत अच्छे समझाने की। रेजोनेंस क्या होता है, देखिए कोई वेब है, यानी कि साउंड वेब है, साउंड वेब का कंपन, ठीक है, साउंड वेब का कंपन यानी कि ध्वनि का कंपन, और कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट का कंपन, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट का कंपन, अगर दोनों बराबर हो जाता है, जब दोनों बराबर हो जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो उसके आयाम यानी कि उसकी एम्पलीट्यूड का मान क्या हो जाता है, अधिकतम होता है। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, इसको अनुनाद कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। अभी समझाऊंगा और भी अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूंगा एग्जांपल दे करके। देखिए क्या होता है, आपने माइक लिया है, ठीक है, नहीं चलिए हाँ ठीक है, आपने माइक लेकर के आपने एक बॉक्स लिया है, स्पीकर लिया मान लेते, ठीक है, ये आपका स्पीकर है, यहाँ से आपने कुछ बोला है हेलो, तो यहाँ से जो आवाज़ आई है, इस ध्वनि की जो कंपन हुई है, इसके कारण जो आपको आवाज़ आया है, इस आवाज़ की तीव्रता जो सुनाई पड़ रही है। और अब आप मुझे बताइए, उसको मैंने क्या किया, एक बॉक्स में कवर कर दिया है। अब यहाँ बॉक्स में कवर करने से क्या हुआ, इसकी जो आपने यहाँ से बोला है हेलो, या फिर कोई भी गाना जब बज रहा, तो इस जो यहाँ से जो गाना बज रहा है, यानी कि वो जो साउंड वेव जो हो रही थी, बाहर आ रही थी और यहाँ अंदर भी जा रही हो, तो ये भी कंपन कर रही होगी। तो इसका कंपन करना, और इसके कारण ये वस्तु जो ये ऑब्जेक्ट है, जो मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया ये स्पीकर को, तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या कर रही थी, कंपन करने लगी। तो इस ऑब्जेक्ट का कंपन करना और इस वेव का कंपन करने के कारण दोनों का कंपन एक बराबर जब हो जाता है तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो मैंने बताया था, जब एम्पलीट्यूड अधिक हो जाएगी तो तीव्रता अधिक हो जाएगी और इसकी साउंड अधिक सुनाई पड़ेगी, ठीक है। आपने नाम सुना होगा हिंदी में, जैसे कि अगर हम लोग देसी भाषा में बात बोलते हैं चोंगा, तो चोंगा का आपने देखा होगा इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, अब यहाँ से भयानक टाइप का आवाज़ पूरा सुनाया जाता है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी ये नहीं, आपने यहाँ से बोला हेलो, बस एक बार बोल दिया हेलो, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, इनको वोट दीजिए। अब ये जो वेब आया, ये वेब का जो कंपन कर रहा था, ये वेब अंदर गया, तो इस वेब के कंपन के कारण ये वस्तु भी कंपन किया, वाइब्रेट किया। अब ये वस्तु का कंपन करना और वेब का कंपन दोनों जब बराबर हो जाता है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, इससे जो साउंड निकलेगा काफ़ी तीव्रता से निकलेगी और काफ़ी दूर तक चीज़ें जाएगी,
क्लियर। ढोलक का एक एग्जांपल ले लीजिए, तबला वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देखते होंगे यहाँ पे क्यों बनाया जाता है इस तरह का तबला, यहाँ पे आप जब बजा रहे हो तो ज़्यादा मधुर या ज़्यादा आवाज़ तेज तक जाए, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे आपने बजाया है तो यहाँ से जो जो बजाया तो जो वाइब्रेट किया, ये वस्तु का भी वाइब्रेशन के जब बराबर हो जाएगा तो तीव्रता अधिक हो जाएगी, तो और ज़्यादा आवाज़ निकलेगी। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ढोलक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बीच में देखते होंगे थोड़ा सा इस तरह का लकड़ी गुड़ी वाला चीज़ डाल दिया जाता था कि यहाँ से जो आप बजाओगे तो इसकी तीव्रता, वस्तु जो कंपन करेगा उसका वाइब्रेशन और जो यहाँ वेव का कंपन, दोनों जब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों बराबर हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगी, आयाम का मान अधिकतम होगा। ध्वनि का कंपन और वस्तु का कंपन, कोई ऑब्जेक्ट रख देते, खाली ऑब्जेक्ट रख देते, क्योंकि ध्वनि जब कंपन हम लोग जो दिए वो जो वाइब्रेट करेगी और उस वस्तु का वाइब्रेशन वहाँ से होगा, और दोनों का वाइब्रेशन के कारण क्या होगी, दोनों का वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, जब बराबर हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और इसे ही हम क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं। अब एग्जांपल एक यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुनिए, पूछा जाएगा रेजोनेंस जो है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक मिनट में भूल गया। हाँ, रेजोनेंस कैसी कंपन है, कैसी वाइब्रेशन होती है, याद रखिएगा फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है। रेजोनेंस किसका उदाहरण है, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन का अस्वतंत्र कंपन, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्वतंत्र कंपन। अब ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल, ग्रुप डी में सेम एज इट इज पूछ लिया गया था सवाल है। आप प्रीवियस ईयर के उठा लीजिए पेपर, आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कवर कर लिया। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड को कवर करेंगे। अब बहुत इंटरेस्ट के साथ लेके एकदम मोटिवेट होकर के पढ़ना चाहिए। देखिए कम, मेरा मतलब ये होता है कि जब मैं कोई चीज़ दूँ तो एकदम कंप्लीट दे दूँ, फिर आपको वहाँ से कोई दुख दर्द ना रहे कि कोई किताबें, कोई क्वेश्चन, कोई सॉल्यूशन, सारा चीज़ मैं दे दूँ। दाम दूँ तो दूँ ही नहीं, दूँ तो फिर अच्छा से दूँ बस। वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में प्रॉपर्टी पूरा मैंने पढ़ लिया, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जो जो क्वेश्चन बने थे वो भी मैंने करा है, और अभी और मैं दिखाऊंगा अभी। वेलोसिटी ऑफ साउंड से क्या पूछा जाता है, ध्वनि का वेव। आप सब ये अब डाटा एकदम याद कर लीजिए। ध्वनि का वेव नहीं है, वेग है, ठीक है। स्पीड ऑफ गैस मैंने यहाँ लिख दिया मेरे भाई, ध्वनि का वेग गैस में नहीं होगा, यहाँ पे ध्वनि एयर होगा, ठीक है। गैस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एयर वही हो गया। 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। याद रखिए पूछा जाएगा हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है या गैस में कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एनटीपीसी पूछता है ये सवाल, उठा करके देख लीजिए प्रीवियस का सवाल। तो पूछा गया था हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड कितने टेम्परेचर में, 0 डिग्री सेल्सियस में। और दूसरा ऑप्शन सुन लीजिए क्या था, रूम टेम्परेचर में। सब मार के आए थे यहाँ पे रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में। ध्वनि का वेग क्या होता है, द्रव में। अब देखिए गैस से ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिल रहा होगा द्रव में, 1440 मीटर प्रति सेकेंड। द्रव यानी कि इसमें क्या है, जल की मात्रा, नमी की मात्रा है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, चीज़ों को समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल बनेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा। ध्वनि का वेग द्रव में आप देख रहे हैं कितना हो गया, 1440, 3 गुना बढ़ गया है, 1440 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 332 मीटर प्रति सेकंड गैस में था, यानी कि जल यानी नमी की मात्रा आने से क्या हुआ, ध्वनि का वेग बढ़ गया। अब जैसे आप सॉलिड में आ रहे हो, सॉलिड में भी आपसे पूछा जाएगा इस्पात में कितना होता है, तो 5100 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देख रहे हो कि सॉलिड में इसका वेग, किसका, ध्वनि का वेग और ज़्यादा बढ़ गया। अब याद रखिएगा पूछा गया था क्वेश्चन कि ध्वनि का वेग धातु में सबसे ज़्यादा किस में होता था, एल्यूमिनियम में होता। अब देखिए 7000 भी मिलेगा, 7100 भी मिलेगा, तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में बवाल मत मचाइएगा। ऑप्शन में जो मिलेगा 7000 के निकट ही मिलेगा, 7100, 7200 या 7000 यही मिलेगा, या 7150 मिल जाएगा या 7050 मिल जाएगा। ये डाटा एग्जैक्ट कभी फिक्स नहीं होता, तो याद रखिएगा 7000 मीटर पर सेकेंड मैंने यहाँ लिख दिया। तो क्या पूछा जाएगा, धातु में सबसे ज़्यादा वेग ध्वनि का किस में होता था, एल्यूमिनियम में, कितना, 7000। ध्वनि का वेग सॉलिड में किस में ज़्यादा होता था, 5100। द्रव में कितना होता था, 1440। गैस में कितना होता, 332। कितने डिग्री सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस में। अब इस चीज़ को समझिएगा, न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था, वेलोसिटी इक्वल्स टू ई अपन रो डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ न्यूटन ने ये जो लॉ दिया था या फिर जो ये फार्मूला दिया था, इसने ये जो दिया था ये किस बेसिस पे दिया था, कि इसने बोला था कि जो जब ध्वनि एयर में जब गुजरती है तो इसका जो गुजरना क्या होता है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि समतापीय प्रक्रम होता है। लिख लीजिएगा, न्यूटन ने कहा था समतापीय प्रक्रम होता है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा लेप्लस ने क्या कहा, एडियाबैटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम होता है ध्वनि का हवा में गुजरना। तो अगर नाम बोलेगा कि न्यूटन के अकॉर्डिंग ध्वनि का हवा में गुजरना कैसा प्रोसेस था, प्रक्रम था, तो एक समतापीय यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस था। लेकिन लैप्लस के अकॉर्डिंग, मैंने लिखा आगे के नोट्स में, लैप्लस के अकॉर्डिंग ध्वनि का हवा में गुजरना एक क्या था प्रोसेस, वो कौन सी प्रोसेस था, तो रुद्धोष्म यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस था। क्लियर। तो न्यूटन ने
ये फार्मूला दिया था वेलोसिटी इक्वल्स टू ई अपन रो। ई क्या हो गया आपका इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, और डेंसिटी हो गया ये आपका रो। इलास्टिसिटी देखिए आप देख रहे होंगे कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिसिटी जितना अधिक है वेलोसिटी उतनी अधिक, यानी कि इलास्टिसिटी क्या हो गई, जो अपने शेप को तुरंत से गेन कर ले उसकी इलास्टिसिटी उतनी अधिक होगी। तो आप देख सकते हो एग्जांपल यहाँ आपके सामने है, सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा, आप सॉलिड मतलब क्या, कोई एक बॉक्स है लोहा का ही मान लिया, तो आप इसका थोड़ा सा आपने मारा तो आप इसका शेप में कितना कम आपको बदलाव देखने को मिला, यानी कि ये अपने शेप को बहुत कम तुरंत अपने आप शेप को अपने रिगेन कर लिया या बहुत कम ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला। तो इसका आप इलास्टिसिटी क्या अधिक हो गया, इलास्टिसिटी अधिक हो गया तो वेलोसिटी भी अधिक, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी होता है। अब द्रव में आप थोड़ा सा प्रेशर डालिएगा तो द्रव की क्या होती है, शेप साइज क्या हो जाती है, चेंज होती है, तो इलास्टिसिटी कम है तो वेलोसिटी भी आप देख सकते हो सॉलिड से कम हो गया। और गैस का उसके भी कम होती है इलास्टिसिटी, तो जितना कम इलास्टिसिटी वेलोसिटी उतनी ही कम। क्लियर, ये क्लियर। अब यहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा कैसे, ये इजी न्यूमेरिकल पूछा, इसका मैंने एग्जांपल नहीं लिया, तो देखिए मैंने पहला न्यूमेरिकल आपको करा दिया, ये नहीं करा मैं क्या कर रहा हूँ अब इसका साथ, इलास्टिसिटी दे दिया था और डेंसिटी दे दिया, पूछ लिया था वेलोसिटी ऑफ वेग बताइए, तो क्या करना था, इलास्टिसिटी बैठा दीजिए, डेंसिटी बैठा दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, जो पदार्थ जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा उतना ही दूर जाएगा, ठीक है, साउंड की उसमें उतना ही दूर जाएगा, यानी कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। अभी एग्जांपल दे देगा, सबसे ज़्यादा वेव साउंड ध्वनि किस में जाएगी, लकड़ी में, लोहा में, कोई एक मिनरल वाटर में या फिर समुद्र में, तो दो तो लिक्विड हटा दीजिए, लकड़ी से ज़्यादा किस में जाएगा, लोहा में, सबसे ज़्यादा सॉलिड होता है लोहा, ठीक है। इस तरह से आप देखिए चीज़ें जो एग्जैक्ट पढ़ा रहा हूँ वहाँ से एग्जैक्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सबसे ज़्यादा साउंड किस में जाता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस। तो आप देख रहे होंगे इधर से घटते क्रम में स्पीड की साउंड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही, गैस में डिक्रीज हुई, फिर से लिक्विड में, और फिर से साउंड में सबसे ज़्यादा था, फिर से लिक्विड में कमी, फिर सबसे कम कहाँ कम गई, गैस में। अब स्पीड ऑफ साउंड जो ईयर में थी वो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, ये किसने बताया था, अकॉर्डिंग टू लेप्लास। और न्यूटन ने क्या कहा था कि स्पीड यानी कि हवा में ध्वनि का वेग कैसा प्रक्रम है, कैसा प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल है, यानी कि समतापीय प्रक्रम है। समतापीय किसने बोला था, समतापीय प्रक्रम है, तो न्यूटन ने कहा था, लेकिन ये एग्जैक्ट ये सही है, याद रखिएगा, ये आप लोगों को एकदम दिमाग बैठा लीजिए, ये सही है। ये क्या था, एडियाबैटिक था, लैप्लास ने प्रूव भी किया था बाद में। तो ये कैसा प्रोसेस है, ध्वनि का हवा में गुजरना, ये एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, एडियाबैटिक, यही पूछा गया था। कई लोग ने आइसोथर्मल मार के आए थे, वो न्यूटन ने बताया था, लेकिन न्यूटन ने जब बताया था V = E अपन रो, ये क्या एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये जो बताया था E अपन R O। तो ये जब इन्होंने जब सॉल्व किया था तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या आई थी, 280 मीटर प्रति सेकंड आया था, लेकिन साउंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है ईयर की, 332 है। तो जब लेप्लास आए जब उन्होंने बताया कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस, और जब ये फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू कितनी आई, 332 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए ये माना जाता है सही कि स्पीड ऑफ साउंड जो ईयर में वो कैसी प्रोसेस हो, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लियर है। अब देखिए आप देख रहे होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि का वेग प्रेशर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रेशर है, यानी कि प्रेशर पर डिपेंड कर रहा हो, तो याद रखेगा वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, द वेलोसिटी दाब पर, साउंड की वेलोसिटी दाब पर निर्भर नहीं करती है मेरे भाई, याद रखिएगा, कान खोल के सुन लीजिए। अब इसके ऊपर डेरिवेशन है, जब मैं इसको डिराइव करूँगा तो अब देखिए क्या होता है, गामा = CP/CB आपको मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे आएगा, मैं इसको जब चेंज करूँगा, डेंसिटी = क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, डेंसिटी = मास अपन वॉल्यूम, यहाँ पे मैं बैठा दूंगा मास अपन वॉल्यूम, तो V = क्या हो जाएगा, रो गामा, मास अपन वॉल्यूम है तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे मास आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपका अभी यहाँ पे आ गया, जब मैंने इसको सॉल्व किया था, डेंसिटी को मास अपन वॉल्यूम लिख दिया, तो उसके बाद क्या हो गया, देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये आपका गामा, ये गामा क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, गामा क्या होता है, CP/CB होता है, हीट के चैप्टर में इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से P है, ये आपका P मिल गया, देखिए क्लियर मैं कर दे रहा हूँ, ये आपको हो गया रो = क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो रो की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो V = क्या आ गया, P गामा, V ये गामा है, V मास, तो PV = क्या होता है, RT होता है, RT मैंने लिख दिया, और गामा। अब देखिए P यहाँ से गायब हो गया, मास आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो P यहाँ से हट गया, क्या वेलोसिटी P पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे P है ही नहीं, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपको देखने का, और क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं आपको आगे यही बताऊँगा। तो याद रखिएगा, ध्वनि का वेग जो होता है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है मेरा भाई। अब यहाँ पे छूट गया, मैं लिख नहीं पाया, तो इसके लिए आई एम सॉरी, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा।
कि प्रेशर पर निर्भर नहीं करती। और ये पूछा गया सवाल है, एकदम पूछा है, क्योंकि सब लड़के यहाँ पे देखते हैं प्रेशर है तो प्रेशर के ऊपर निर्भर करेगी। तो ये आपको याद रखने के प्रेशर के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। अब ध्वनि का वेग किन किन बातों पर निर्भर करेगी, क्वेश्चन कैसे बनेगी, तो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी, यानी कि वेलोसिटी जो होता है टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है, 0.61 मीटर प्रति सेकंड से इंक्रीज कर जाती है। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये एनटीपीसी का पूछा गया सवाल और ये आपका ग्रुप डी का सब पूछा गया सवाल। देखिए कैसे पूछा था इन्होंने, बोला था। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा, इसको रहने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगी खुद ब खुद इसकी न्यूमेरिकल कैसे। ह्यूमिडिटी से आप आइए। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी यानी क्या, उसमें नमी की मात्रा होगी, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ाने से क्या होगी, नमी की क्वांटिटी बढ़ रही है। नमी की क्वांटिटी बढ़ने से आपने देखा होगा कि गैस से जब हम द्रव में आए तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हुई थी, बढ़ गई थी। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये भी पूछा गया सवाल है। गैस की द्रव्यमान से आपसे पूछा जाएगा। देखिए पूछा कैसे गया था, आपसे पूछा गया था इस प्रकार से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग का अनुपात क्या होगा। ये देखिए आरआरबी मैंने लिख दिया, पूछा गया सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया इस प्रकार से कि निम्न में से किस गैस में ध्वनि का वेग अधिक होगा, इनमें से कौन सी गैस में। तो ये चीज़ आप एक बार समझ लीजिए, गैस के द्रव्यमान से के कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखना v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट पे पावर m होता है। इस प्रकार से v/1/√m। अब इस प्रकार से इसको ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, m पे पावर 1/2। तो कंफ्यूज मत होइए, यही रूट की वैल्यू आपको लिखे। ये पूछा गया सवाल इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। हाँ अब मैंने यहाँ भूल के आपको बताना, यहाँ पे भी आपको देखिए किस प्रकार से पूछा था, इस तरह से मैंने आपको बताया। अब एग्जाम पे बोला था वी साउंड स्पीड जो है साउंड की वो किसके ऊपर निर्भर करती है, टेम्परेचर के 1/2 पे, टेम्परेचर के 1 यानी कि टेम्परेचर पे केवल, टेम्परेचर के स्क्वायर पे या टेम्परेचर के क्यू। तो सब ये भाई देख रही है तो पढ़े, ये है कहाँ, तो भाई यही चीज़ तो है, रूट की वैल्यू ही तो 1/2 होती है, ठीक है, पावर में। अब गैस के द्रव्यमान पे कैसे निर्भर करती है, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे जो डिराइव किया था आपको मैंने दिखाया था क्या, कि मैंने यहाँ पे क्या हमारा आया था, RT(γ/m) और ये था आपका रूट, यानी आप देख रहे हो कि वेलोसिटी और m क्या चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक, यही चीज़ यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि गैस का द्रव्यमान जो होता है, वेट ऑफ गैस जो होती है कि आज कैसे निर्भर कर रही है, मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि मास जितना ज़्यादा होगा कोई भी गैस की वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और मास जितना ज़्यादा होगा वो वेलोसिटी ऑफ साउंड उतनी कम होगी, और मास जितना कम होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड उतना ही ज़्यादा होगा। अब एग्जाम्पल के तौर से हम देख लें कि वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के अगर हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं तो कितना हो गया, 14, और अगर हाइड्रोजन की हम लोग बात करें एटॉमिक मास कितना होता है तो 1 होगा। तो एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है, इसका है। तो साउंड किस गैस में सबसे ज़्यादा होगी, तो इस गैस में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे भाई, वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गैस का द्रव्यमान, यानी कि गैस के मास का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा एक और एग्जांपल कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कंबाइन, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक मास कितना हो गया, 16, और 16 दूनी 32 है, O2 है, तो यानी कि 32 इसके एटॉमिक मास हो गए। और नाइट्रोजन की कितनी होगी, N2 का, यानी कि 14 दूनी 28 ग्राम। तो हमने बताया वेलोसिटी ऑफ साउंड उस गैस में सबसे ज़्यादा होगी जिसकी वेट यानी कि मास कम हो, यानी कि N2 में सबसे ज़्यादा हो गया। यहाँ पर मैंने गलती कर दिया है, इधर होगा, ठीक है, ये इधर होगा, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये वाला जो है इधर होगा, और वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ भाई पूरा मैंने गलती कर दिया है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है ना, ये कट कर लीजिए। वेलोसिटी ऑफ N2 नाइट्रोजन गैस, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो साउंड किस में ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन गैस में सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसकी मास कम होती है। वेलोसिटी ऑफ O2 कंपैरिजन करेंगे अगर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन से, तो वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा होगी गैस, कौन सी, नाइट्रोजन गैस में वेलोसिटी ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसकी मास कम होती है ऑक्सीजन से। तो ये कंपैरिजन आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पूछा गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग का अनुपात क्या होगा, तो हमें पता है ये फॉर्मूला, जहाँ भी देखेंगे गैस का ये बात हुआ तो ये आ गए। उसके बाद हमने मान लिया कि V1 मान लिया नाइट्रोजन को, तो V1 मान लिया कि V1 स्पीड है नाइट्रोजन गैस में, और हाइड्रोजन गैस में स्पीड है V2 मान लिए। तो V1/1/√m1, तो m1 की वैल्यू, और V2 हमने मान लिया हाइड्रोजन की स्पीड, तो √m2 यहाँ कर लिया। अब हमने इसको क्या कर दिया, अनुपात निकालना, तो V1/V2 करेंगे। तो V1/V2 जब हमने यहाँ पर किया तो ये m2 क्या होगा, अब देखिए ये जस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि मास इसका क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M2/M1, इतना तो मैथ आपको आता ही होगा। अब मास M2 किसका लेंगे हम लोग, M2 किसका लेना है, हाइड्रोजन का, तो हमने हाइड्रोजन का M2 लिया 1, क्योंकि ये हमने इसकी V1 माना है और इसका मास M2 माना और इसका V2 माना, और इसका नाइट्रोजन का हमने वेलोसिटी V1 माना और इसका मास क्या माना हम लोग, V1 M1 माना।
तो M1 क्या हो गया आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया 14। अब इसका 1:√14। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया पता है, यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया तो मैंने यहाँ नाइट्रोजन लिख दिया ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, तो 1:4 इसका आंसर हो जाएगा जब ऑक्सीजन है। तो कोई भी गैस हो सकता है, आपको इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना, रूट में भी आपको आंसर मिलेंगे जब उसका रूट फॉर्म में नहीं निकलेगा तो, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने लिख दिया है, आपने क्लियर हो गया ना मेरे भाई, न्यूमेरिकल कैसे पूछेंगे क्लियर है आपको, समझ में आ गया ना, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, कैसे कि इंटरचेंज हो जाएगा, ये मास M2 ऊपर चला जाएगा, ये कन्फ्यूज मत है, यहीं पे तो कन्फ्यूजन है, ये अनुपात में ही गलत कर देते हैं सब, √14:1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसको याद रखिएगा ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे M है तो इसका V1 का M1 नीचे है, तो जब आप देखो अब इसका हम रेशियो निकाले V1/V2 तो इसका क्या हो गया 1/M1 और V2 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/M2, तो ये M2 क्या होगा ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो M2/M1 होगा या नहीं होगा। अब मोबाइल में इतनी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है चीज़ें समझाना, क्योंकि लिखना फिर से हट जाता है, बोर्ड वगैरह हो तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से, ध्वनि का वेब नहीं है मेरे भाई, वेग है, ठीक है, प्रेशर दाब पर निर्भर नहीं करती है, मैंने बता दिया। वायु की चाल की दिशा, वायु की चाल जिधर होगी ध्वनि की चाल की दिशा की तरफ अगर वायु की चाल होगी तो आपकी ध्वनि की चाल क्या होगी बढ़ जाती है, ठीक है, वायु की चाल की दिशा में ध्वनि की चाल क्या होती है बढ़ जाती है। पूछा गया सवाल ये सब, ये दोनों पूछा हुआ सवाल आपका। निम्न में से किस गैस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, देखिए पूछा हुआ, तो NH3 NO2 CO2, तो बनाने की इसमें जरूरत थोड़े, हमें पता है कि जिसका मास सबसे कम है इसमें सबसे ज़्यादा आंसर इसका हो जाएगा, ध्वनि का वेग सबसे अधिक इसमें होगा। अब ये टेम्परेचर के ऊपर जो मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल यहाँ देख लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग दिया हुआ 332 मीटर प्रति सेकेंड, तो बोलेगा आपको 10 डिग्री सेल्सियस में, मतलब पूछा गया था ग्रुप डी में कि 10 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग क्या होगा, तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वेग कितना है 332 मीटर प्रति सेकेंड, और हमको पता है कि टेम्परेचर का ये फॉर्मूला हमको यूज करना है ये वाला, ठीक है, ये वाला ये 332 मीटर प्रति सेकेंड किसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे, और बाकी जो आपको पूछेगा 0.61 T, ये T क्या है टेम्परेचर है, जो वैल्यू दिया हुआ है जिस टेम्परेचर से आपको पूछा जाएगा, तो हमसे पूछा गया 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0.61 इंटू टी कर लिए, यहाँ से टी करके मल्टीप्लाई करें, 0.61 से टी मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 6.1 आ गया, और 6.1 से ऐड करिए तो ये आपका आंसर हो गया 338.1 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। अब यहाँ पे डायरेक्ट बना लीजिएगा, हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड की कितनी होती है 332 होती है। 10 डिग्री सेल्सियस पे पूछा गया तो 0.61 टी करके हमें बस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.1 आ गया, तो 332 में हम लोग क्या करेंगे 6.1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर रहेगा 338.1 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आपको पूछा गया था और बहुत अच्छा सवाल, यहाँ पे क्या किया था कि 12 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 335 मीटर प्रति सेकंड दे दिया था, और तो पूछा गया था 18 डिग्री सेल्सियस ध्वनि का वेग। देखिए कितना खूबसूरत सा सवाल है, ये रट करके चले गए होंगे अगर मैंने आपको अभी बताया जो सवाल अभी ट्रेंडिंग में मैंने बता दिया। अब देखिए कितना अच्छा सवाल ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल, 12 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ 332, हमको 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब ही नहीं है 332 से। अब देखिए क्या दिया 12 डिग्री सेल्सियस पे 335 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो ये पूछा है, तो हमको क्या पता है इसका हम जब ताप में चेंज निकालेंगे, डिफरेंस चेंज निकालेंगे चेंज में, तो क्या हो गया 12-18 का डिफरेंस क्या होगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो हमको पता है 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होने पर तापमान पे तो क्या होता है साउंड की स्पीड कितनी बढ़ जाती है 0.61, तो हमने वही लिखा 0.61 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस पे। तो 6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 3.6, और ओरिजिनल जो स्पीड दिया हुआ था 12 डिग्री सेल्सियस पे कितना 335, तो 18 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा चेंज के कारण कितना इंक्रीज हो गया 3.6, तो 3.6 335 में ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर और नॉट, कितना है मेरे भाई, बस खत्म हो जाएगा, तो लास्ट ही है। कितने तापमान पर ध्वनि का वेग, अब देखिए बहुत अच्छा सवाल, हाई लेवल का सवाल ग्रुप डी ने पूछा, मैंने कहा ना बीपीएससी से हाई लेवल का, ये देखिए प्रूव कर रहा है आपका। कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वेग का दुगना हो जाएगा। कितने तापमान पर पूछा है, कितने टेम्परेचर पर ध्वनि का वेग जो है 30 डिग्री सेल्सियस पर जो वेग होगा उसका दुगना होगा, समझिएगा। कितने तापमान पर ध्वनि का वेग, कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर के वेग का दुगना हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पर जो वेलोसिटी होगी साउंड की और जो होगी उसकी दुगना वेलोसिटी कितने टेम्परेचर पर होगी, ये सवाल आपसे पूछा गया। कितने तापमान पर ध्वनि का वेग इसके जो स्पीड है उसकी दुगना हो जाएगी, तो हमको क्या पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर T होता है, और T क्या चीज में होना चाहिए आपका केल्विन में होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई, ये टेम्परेचर हम लोग क्या चीज में लेंगे केल्विन में लेंगे।
तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन, तो केल्विन में कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस को, या अभी हमने क्या देखा, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन क्या कन्वर्ट करने क्या करते हैं, 273 से ऐड कर देते हैं जितना भी डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ रहेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, जितना डिग्री सेल्सियस की हमसे बात की जाएगी। तो कोई भी टेम्परेचर पर हमारा वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसका दुगना होना चाहिए। तो मैंने ये जो क्वेश्चन में बोला है वो मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए वेलोसिटी एट T टेम्परेचर पर क्या होना चाहिए, टी टेम्परेचर पर दुगना होना चाहिए किसका, 30 डिग्री सेल्सियस पर जो वेलोसिटी होगा उसका। तो यहाँ पे वी टी इक्वल टू हमने क्या लिखा, 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस। देखिए कैसे लिखा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर T होता है, ठीक है। टी को हम लोग क्या चीज में लेंगे, टेम्परेचर को क्या चीज में लेंगे, केल्विन में लेंगे। तो केल्विन में ये हमारा क्या चीज था, देखिए डिग्री सेल्सियस पे था ना, यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे 332 प्लस 0.61 ये क्या चीज में था, डिग्री सेल्सियस पे था। या यहाँ पर आइए, ये आपका जो एग्जैक्ट मेन जो मैंने आपको इक्वेशन बताया था ये क्या था, V डायरेक्ट रूट ओवर T 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 डिग्री से का 0.61 मीटर प्रति सेकंड इंक्रीज हो रहा था। तो हम इसको क्या करेंगे, केल्विन में लेंगे। तो केल्विन में लेने के लिए क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड करते हैं। ये हीट टॉपिक का कंसेप्ट है ये, ठीक है, तो उसको वहाँ पे समझेंगे और अच्छे से। तो हमने क्या किया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, जितना डिग्री सेल्सियस होगा उसको 273 से ऐड कर देंगे। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि T को कितने टेम्परेचर पर जो है 30 डिग्री सेल्सियस पर जो वेलोसिटी होगी उसकी क्या हो जाएगी, दुगना हो जाएगी। तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी है 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, और इसको हमने 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, तो 273 प्लस 30 कर दिए, जोड़ने पर 303 आया। अब हम इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो स्क्वायर रूट हटा दिए, स्क्वायर करने पे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 मैंने यहाँ गलत कर दिया, यहाँ पे ऐसे होगा 2 गुना रूट ओवर 303, ठीक है। तो जब रूट हटेगा तो 2 का स्क्वायर इधर आ गया 4, और रूट ये हट गया आपका स्क्वायर करने पे तो 303 आया, ठीक है। मैथ तो आपको इतना आता ही होगा। यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया। अब ये नहीं है, ये इस तरह से लिखा हुआ रूट ओवर 303, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। 303 कैसे आया, 273 प्लस T जो डिग्री सेल्सियस में था 30 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग क्या किए, केल्विन में कन्वर्ट किए, क्योंकि हमको क्या चीज में लेना, याद रखिएगा केल्विन में लेंगे हम लोग जब भी लेंगे इसको। तो जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये आ गया 4 को जब मल्टीप्लाई किए तो 303 से 1212 और 273 किधर लाके माने, यानी कि 939 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या होगा आपका, केल्विन होगा। इसको ठीक कर लीजिएगा मेरे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, 900 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये आपका 939 डिग्री केल्विन होगा। अब इसको क्या करेगा, ये देखिए अब आपसे कैसे पूछेगा सवाल। अब आपसे ये पूछेगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा डिग्री सेल्सियस में, तो 939 जो हुआ रहेगा वो आपको क्या करोगे, यहाँ पे 273 से माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद जो आएगा 9 में से 3 जाएगा 6, 12 13 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और 7 8 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 666 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 6 13 होता, तो एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये सही हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। अब ये देखिए पूछा गया सवाल ग्रुप डी में, NTPC में ये पूछा गया था, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय का अंतराल कितना होना चाहिए, मैंने बता दिया 1/10 सेकेंड। देखिए जो प्रतिध्वनि के बीच जो न्यूमेरिकल पूछा गया था NTPC में और ग्रुप डी में, ये एग्जैक्ट यही सवाल पूछा गया था आपसे। एक प्रतिध्वनि 30 सेकंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड है, तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है। हमें बोला गया 3 सेकंड में वापस आ जाती है, यानी कि यहाँ से जाने और आने में कितना टाइम लग गया, 30 सेकंड लग गया। तो 3 सेकंड को हम लोग 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 1.5 सेकंड, यानी जाने में कितना समय लगा 1.5 सेकंड और आने में कितना समय लगा 1.5 सेकंड। तो दोनों जोड़ने पर क्या आ जाएगा 3 सेकंड आ गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। 3 सेकंड लगा हमें जाने में, वापस आए 3 सेकंड में वापस आ जाती है, यहाँ से साउंड गया भी और आया भी, तो आने जाने में कितना लगा 3 सेकंड। तो आने जाने में यानी कि जाने में कितना लगा होगा 1.5 सेकंड, उसके बाद 1.5 सेकंड, 2 से डिवाइड कर दिया। 3 सेकंड को हमने क्या, जो भी सेकंड दिया हुआ रहेगा वापस आ जाती है, जाकर के आकर उसको 2 से डिवाइड करिएगा, वो यहाँ से जा करके और आकर के ये आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से कोई सोर्स था, कोई स्रोत था, और यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल था, ठीक है। यहाँ से जाने में इसको कितना टाइम लगा 1.5 सेकंड और आने में कितना टाइम लगा 1.5 सेकंड। अब बोला गया कि 342 मीटर प्रति सेकंड है कोई, तो 1 सेकंड में 342 डिस्टेंस कवर करती है साउंड, तो 1.5 सेकंड में, क्योंकि हमने पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमें तो पता है, टाइम भी हमें पता चल गया। अब देखिए टाइम हमें क्या पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा है 1.5 सेकंड लग रहा है, और कितने स्पीड से जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना स्पीड कवर कर रहा है 342, यानी कि 1 सेकंड में 342 मीटर कवर कर रहा है, तो 1.5 सेकंड में कितना कवर करेगा 1.5 इंटू 342, यानी कि इसका बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 513 मीटर। समझ गए, प्रतिध्वनि का कंसेप्ट है कि 3 सेकंड में वापस आ जाता, 3 सेकंड में वापस आ जा रहा, मतलब कि यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिए तो 1
साइड का टाइम निकालने जाने में इतना समय लग गया, और वही साउंड जो होता है 1 सेकंड में 342 मीटर कवर करता है, तो 1.5 सेकंड में कितना कवर करेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया आंसर 513 मीटर। अब लास्ट कंसेप्ट मैक संख्या। देखिएगा मैक संख्या क्या होता है, वायुयान में जो चाल, जब हम लोग गाड़ी चलाते तो आपने देखता है यहाँ पे जो मीटर आपको दिखाई पड़ती है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80, 90, 140 तक रहती है जो भी है। तो ये हमें क्या बताती है, स्पीड से आप इतनी स्पीड से गाड़ी चले। तो वायुयान में क्या हुआ रहता है ना, वहाँ पे जो उसकी स्पीड को देखा जाता है मैक नंबर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से रहता है लिखा हुआ। तो वायुयान की चाल को मैक संख्या से मापा जाता है। पूछा जाएगा कि वायुयान की चाल को किससे मापा जाता है, तो मैक संख्या से। मैक संख्या का यूज क्या होता है, वायुयान की चाल को मेजर करने के लिए। फॉर्मूला भी पूछा गया था डायरेक्ट। मैक संख्या होती है किसी माध्यम में पिंड की चाल, यानी कि कोई माध्यम में, यानी कि एयर में कोई एरोप्लेन चल रहा है, उसकी स्पीड, एरोप्लेन की स्पीड, और उस माध्यम में वो उसी एयर में स्पीड कितनी है साउंड की, ध्वनि की, उसकी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। क्लियर, ये याद कीजिए आप। अब मैक नंबर 1 है, यानी कि ये जो आपका स्पीड आपको यहाँ पे जो शो कर रहा है वायुयान में, जब एरोप्लेन में जब बैठते हैं तो वहाँ पे मैक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। यानी ये 1 क्या बता रहा है, ये 1 बता रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब जितना साउंड की वेलोसिटी है, यानी मैक नंबर 1 वही है कि उतनी स्पीड से, मतलब क्या हो रही है कि आपकी एरोप्लेन भी ट्रेवल कर रही है। लेकिन जैसे ही मैक नंबर 1 है, यानी कि 1 से कम है, यानी उस वायुयान के उस गति को हम क्या कहेंगे, सबसोनिक कहेंगे, सबसोनिक विमान कहेंगे। अगर कोई विमान मैक नंबर 1 से अगर ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, उड़ान भर रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, सबसोनिक विमान। अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है, अगर कोई वायुयान का मैक नंबर ग्रेटर देन है, यानी कि 1 से अधिक स्पीड से चला रहा है, तो उस वायुयान को हम क्या कहेंगे, सुपरसोनिक, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, पराध्वनिक, पराध्वनिक विमान कहेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, अभी हम समझिएगा। अब आपको समझ में आया, ये मैक नंबर ग्रेटर देन मतलब 1 क्या है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा है। मैक नंबर 1 होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना, 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगर मैक नंबर 1 बोला है, यानी कि कोई भी विमान कितने स्पीड से चल रहा है, जितने स्पीड से साउंड चलती है एयर में। और मैक नंबर लेस देन 1 बोला गया, मतलब क्या है कि वो विमान साउंड की जो स्पीड है 332 मीटर प्रति सेकंड, उससे कम की स्पीड से चल रही, तो वैसे विमान को हम क्या नाम देते हैं, सबसोनिक विमान नाम देते हैं। अगर कोई विमान मैक नंबर ग्रेटर मतलब 1 मैक नंबर से अधिक स्पीड से चल रही है, तो यानी कि उसकी स्पीड क्या है, 332 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा है, साउंड की जो स्पीड है उससे ज़्यादा, और वैसे विमान को हम क्या नाम देते हैं, सुपरसोनिक नाम देते हैं। और जब मैक नंबर ज़्यादा हो जाता है, कब किससे 5 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस विमान को हम क्या नाम देंगे, हाइपरसोनिक, यानी हिंदी में कहा है तो अति पराध्वनिक। ठीक है, अति पराध्वनिक। अब ये सब जो मिसाइल, लड़ाकू विमान होते हैं ना, ये सब की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, यहाँ से तुरंत सेकंडों में जो है वहाँ से कितने किलोमीटर कवर कर लेंगे। ये क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था आपका, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट एकदम आप अभी नोट डाउन करिए, मैं यहाँ नहीं लिख पाया हूँ। ठीक है, 1 मिनट, चलिए की पॉइंट को नोट करते चलिए। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ध्वनि का अपवर्तन के कारण, देखिए दिन में आपको साउंड कम सुनाई पड़ता है और रात में आपको साउंड काफ़ी ज़्यादा सुनाई पड़ता है। रात में देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा, कुछ भी हल्का से बोलते तो आपको ज़्यादा सुनाई पड़ता है। तो पूछा जाएगा किस कारण, तो अपवर्तन के कारण। इसको भी समझाने की चीज़ है कंसेप्ट, लेकिन बहुत लेट हो गया वीडियो में, इतना जरूरी नहीं। बस याद रखिए किस कारण ध्वनि का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण, साउंड के रिफ्रैक्शन के कारण। किस कारण, अपवर्तन के कारण। रडार का आविष्कार किसने किया था, अल्बर्ट टेलर ने किया था। इजी, सब एकदम क्वेश्चन आपके एग्जाम में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी मीडियम पर निर्भर करती है या नहीं, तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। यदि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स पर निर्भर करती है। देखिए ये मैंने क्यों बताया, क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में क्या, कि जब ध्वनि तरंग वायु से जल में, यानी कि मीडियम चेंज हो रहा है, वायु से जल में अपवर्तित होती है, तो आवृत्ति कैसी होगी, अपरिवर्तित होगी, या फिर चेंज हो जाएगी, या घट जाएगी, या बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी माध्यम पर निर्भर नहीं करती। आप किसी भी माध्यम में जाइए, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है केवल सोर्स के ऊपर में, कि आप कितने एम्पलीट्यूड, हाई एम्पलीट्यूड से बोल रहे हो। क्लियर, यानी कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो जो ध्वनि वायु से जल में भेजिए, वायु से गैस में भेजिए, ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, आप परिवर्तित रहेगी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। पशुओं की मौत, आपको पता ध्वनि के कारण पशुओं की मौत हो सकती है, कर्नाद भी हो सकता है, और उच्च ब्लड
प्रेशर भी हाई हो जाता। लेकिन ओजोन का क्षय कैसे होता है आप सभी को पता होगा बहुत बढ़िया से। तो ध्वनि से इसका कोई रिलेशन भी नहीं है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को क्या कहा जाता है? हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को क्या कहा जाता है? हवा में, देखिए कितना अच्छा जो मैंने मैक नंबर समझाया ना, देखिए कितना अच्छा एनटीपीसी ने पूछा वन लाइनर फॉर्म में, अगर आपने समझा होगा तो। बोला कि हवा में ध्वनि की गति, हवा में ध्वनि की गति कितनी है? 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति, अगर 332 से अधिक गति को क्या कहेंगे? अपस्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग। अब इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं। अपस्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग मैंने समझाया क्या, वो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से 20 नीचे वाला। पराध्वनि क्या बताया था? मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हम इसे क्या नाम देंगे? पराध्वनि। और यही बोला गया है। और मैक नंबर ग्रेटर देन का 1 का मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड से अधिक है विमान की स्पीड। तो हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को क्या कहा जाएगा? पराध्वनि। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। पूरा भी प्रैक्टिकली मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश की, विथ प्रूफ सारी चीज़ें मैंने देने की कोशिश, एक अच्छा कोशिश किया हूँ भाई। 6वां एपिसोड या 7वां एपिसोड जो भी है, 7 मार्क्स आपके कवर कर दिया मैंने। आपकी केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मैं कल उसको अपलोड करूँगा आपके लिए, ऑलरेडी अपलोड, मैं उसी को अपलोड, बहुत अच्छा वीडियो बनाया था तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो चीज़ें हैं आपको स्मूथली जैसे चीज़ें दी जा रही है, सपोर्ट, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको जैसे भी जो चीज़ें करनी है, कोशिश होगी मेरी जो चीज़ें दूँ कंप्लीट पैकेज करके दूँ, ताकि वहाँ से आपको दोबारा परेशानी नहीं हो एग्ज़ाम में आप मुझे ज़रूर याद करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पूरा एपिसोड 1 से 6 जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है एनटीपीसी ग्रुप डी जीके जीएस के नाम से, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।